हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज करंट अफेयर्स थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ है। उसका रीज़न ये है कि हमारी एकेडमी के एरिया में टोटली पावर फेलियर था, तो मैं थोड़ा सा रात को 7:30 बजे आके अपलोड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड देन आई विल अपलोड इट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स जो है 11 सितंबर का। ठीक है, पहला एमसीक्यू देखते हैं। रिसेंटली जो इंडियन रुपीस है वो स्लिप हो गया है 88.36, जो सबसे लो हो गया है अभी तक का अगेंस्ट द डॉलर। इन इंडिया हाउ इज द एक्सचेंज रेट प्राइमरली डिटरमाइंड? एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? अब पहला प्रश्न कई लोगों के दिमाग में आएगा कि भैया ये एक्सचेंज रेट क्या है। अभी जो हम $1 बराबर रुपीस 88 समथिंग बोल रहे हैं, इसी को बोला जाता है एक्सचेंज रेट। ये कैसे डिटरमाइन हुई, ये हम इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या सरकार डिटरमाइन करती है बजट के थ्रू? गलत। क्या आरबीआई फिक्स करती है डेली नोट्स डायरेक्टली? तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विथ आरबीआई इंटरवेनिंग व्हेन नेसेसरी। चौथा ऑप्शन देखते हैं, बाय इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। क्या लगता है आपको? अटेम्प्ट करिएगा इसको। जब भी एमसीक्यू हम बताते हैं आप उस वीडियो को पॉज किया करिए और एक बार खुद से अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट कम से कम बिल्डअप होते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मैं आपको समझाता हूं आज। ठीक है, मान लीजिए सिंपल एक चीज अपन देखते हैं, किसी की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है। सपोज आज की डेट में 1 किलो टमाटर की प्राइस लेट अस से ₹40 है। ठीक है, तो ये कैसे डिटरमाइन होता है? ये डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई से। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मंडी में आया 1 किलो या लेट से 100 किलो टमाटर आया। ठीक है, टोमेटो आया, 100 किलो टमाटर आता है, तो बोली लगती है मंडी में। ठीक है, बोली लगी। अब सबसे पहले लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेचना चाहेंगे, तो लेटस से बोली लगती है 70 रुपए की। ठीक है, 70 रुपए की टमाटर की बोली लगी, तो क्या हुआ? 70 रुपए में नहीं बिका, कोई भी खरीदने वाला नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यदि 70 रुपए में मंडी में बिकता है तो जो आगे रिटेल में बिकेगा वो 100 रुपए में बिकेगा, तो 100 रुपए में कोई खरीदने वाला नहीं है, इस वजह से 70 रुपए में मंडी में नहीं बिका। तो ये 70 रुपए में जब नहीं बिका तो सामने वाला क्या कर दिया? रेट थोड़ा सा कम कर दिया, 60 में, फिर नहीं बिका। ऐसे करते 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 क्या हो गया? मंडी की रेट चले गई 22 से 25 रुपए। अभी मंडी में टमाटर की रेट चल रही है। फिर जैसे ही 22 से 25 रुपए चला, क्या हो गया? बहुत सारे लोग खरीदने के लिए तैयार हो गए। इसी को हम कहते हैं फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि सप्लाई और डिमांड के बीच में हम एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हैं। जो सप्लाई है वो सप्लाई वाले कितने रुपए में बेचने के लिए तैयार हैं और जो खरीद रहे हैं वो कितने रुपए में खरीदने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है डिमांड और सप्लाई। तो फॉर एग्जांपल अब आप देख लीजिए, किसी भी चीज का सप्लाई, मान लीजिए मार्केट में सप्लाई किसी भी चीज का बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? उसकी प्राइस गिर जाएगी। किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो देखा होगा आप लोग ने, कभी क्या होता है, पिछले साल मिल्क बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया था, तो क्या हुआ? जितने भी गाय से जो दूध निकालने वाले हैं सब लोगों ने क्या किया था? उसकी रेट ही नहीं मिल रही थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो रोड पे दूध फेंक दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको रेट ही नहीं मिल रही थी। समझ में आया क्या? तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ही किसी भी चीज की रेट डिसाइड होती है। अब ऐसा ही सिमिलर होता है हमारी इंडियन रुपीस के हिसाब से भी। मतलब कि यदि इंडियन रुपीस की हम बात कर रहे हैं तो कितना डिमांड है उसके हिसाब से और कितना सप्लाई है उसी के हिसाब से रेट फिक्स की जाती है। ठीक है, लेकिन इंडिया वाले में क्या है? एक सिस्टम है जिसको बोला जाता है मैनेज्ड या फिर डर्टी फ्लोट। अब ये क्या होता है? देखो, मैनेज या डर्टी फ्लोट क्या होता है? अब मान लो करेंसी
बिल्कुल तेजी से ऊपर नीचे चेंज हो रही है। आज है एक्सचेंज रेट $1 बराबर 88 रुपीस, कल हो जाती है $1 बराबर 110 रुपए, फिर घट के हो जाती है $1 बराबर 50 रुपए। तो क्या ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है? क्या ये ना तो इंपोर्टर के लिए अच्छा है ना तो एक्सपोर्टर के लिए अच्छा है। तो इसी को हम कहते हैं डर्टी फ्लोट। मतलब कि कभी जब बहुत तेजी से ऊपर या नीचे होता है करेंसी रेट, तब आरबीआई क्या करता है? आरबीआई अपना पैसा डाल के क्या कर देगा? रेट को बराबर करने की कोशिश करता है कि बहुत ज्यादा झटका ना आए। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए $1 बराबर 75 रुपए था, ठीक है, 75 रुपीस था। अचानक से $1 बराबर 80 रुपीस हो जाता है। तो क्या ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है? क्या ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है? क्या नहीं अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब 75 से 80 हो गया, मतलब क्या हुआ? $1 की अपेक्षा रुपी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई। रुपी की वैल्यू कम हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? लोग भर भर के रुपी मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, ये कम हो रही है। इसको बोलते हैं रुपी इज डेप्रिशिएटिंग। रुपी डेप्रिशिएट दो तरीके से कर सकता है। नंबर 1 सप्लाई सिनेरियो, नंबर 2 डिमांड सिनेरियो। एक सिनेरियो क्या हो गया? सप्लाई वाला सिनेरियो में एक हो सकता है $, एक हो सकता है इंडियन रुपीस। या तो इंडियन रुपीस अचानक से मार्केट में बढ़ जाए या तो डॉलर कम हो जाए, तो भी दोनों का इंपैक्ट क्या होगा? दोनों का इंपैक्ट यह होगा, नेट इंडियन डॉलर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, और नेट इंडियन डॉलर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? अल्टीमेटली रुपी की डेप्रिसिएशन हो जाएगी। ठीक है, तो एक कारण यह हो सकता है यूएस वाले लोग अपनी करेंसी जो यहां पर लगाए थे शेयर मार्केट में FII के फॉर्म में, उसको निकाल के वापस अमेरिका लेके चले जाए। ये तो फिक्स रहता है क्योंकि आरबीआई आजकल जबरदस्ती नोट प्रिंट नहीं करता है अचानक से। तो प्राइमरली डेप्रिशिएट क्यों होगी इंडियन करेंसी? क्योंकि इंडियन मार्केट से यूएस करेंसी जो $, है वो निकल के बाहर चले जा रही है। तो रुपी की अपेक्षा और डॉलर का जो कंपैरिजन होगा उसमें ओवरऑल क्या होगा? डॉलर कम हो जाएगा, नेट रुपी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसे ही कहा जाता है डर्टी या मैनेज फ्लोट। ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या करता है आरबीआई? आरबीआई ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा? अपने पास से जो इनके पास फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर है, ठीक है, वो मार्केट में ऐड कर देगा, वो डॉलर मार्केट में ऐड कर देगा। और लेटस से $100 बिलियन का इन्होंने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर को ऐड किया, तो इतना ही पैसा रुपीस में $100 बिलियन का USD इक्विवेलेंट, ठीक है, इसी का इक्विवेलेंट जो रुपीस में रहेगा वो मार्केट से छीन लेगा, मार्केट से अब्सॉर्ब कर लिया। तो नेट पैसा एडिशन मार्केट में कितना हुआ? 0। ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या हुआ? साइमल्टेनियसली ये हुआ कि अपने रिजर्व से $, डाला तो इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई, और साथ ही साथ रुपीस को $1 बिलियन या $10 बिलियन मार्केट से खींच लिया, तो इसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्या किया? अचानक से जो ऊपर नीचे आ रहा था फॉरेन एक्सचेंज रेट में, उसे स्टेबलाइज कर दिया ताकि इकोनॉमी को झटका ना लगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? क्या आमतौर पर आरबीआई इंटरवीन करता है? क्या आमतौर पर आरबीआई कभी भी रेट डिटरमाइन करने के लिए इंटरवीन नहीं करता है। कैसे डिटरमाइन होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन कभी कभी क्या होता है? अचानक से बहुत ज्यादा एक्सचेंज रेट में ऊपर नीचे बदलाव होता है, तो क्या करता है? आरबीआई इंटरवीन करता है। समझ में आया क्या आपको ये क्वेश्चन? इज दैट क्लियर? तो इंडियन रुपीस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको मैंने आज जो बताया वो है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब किसी बाहर की करेंसी के कंपैरिजन में हमारी जो रुपीस है उसकी वैल्यू क्या है, उसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, कैसे डिटरमाइन होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन ताकि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे झटके ना आए, इस वजह से आरबीआई क्या करता है? आरबीआई जब बहुत तेजी से झटके आते हैं तो क्या करता है? अपनी करेंसी डालकर
अपना डॉलर अपना पाउंड डाल देगा और उतना ही अमाउंट जितना वो डालता है रुपी में निकाल लेता है। इससे क्या होता है, मार्केट स्टेबलाइज होता है और रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है। समझ में आया क्या? ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो आप हमें रीच आउट करिए, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, विल ऑलवेज गेट बैक टू यू। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हम आपको कॉल में भी समझा सकते हैं या फिर अदर वेज से भी समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एनुअल स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर द अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप स्कीम इन छत्तीसगढ़? तो ये एक स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्ट हुई है अजीम प्रेमजी की। अजीम प्रेमजी कौन है? ये है विप्रो के चेयरमैन और इनकी इनफैक्ट ये इंडिया के सबसे बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो पैसा देते हैं चंदा के लिए, चैरिटी के लिए जो देते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़े हैं। ये जो स्कॉलरशिप दी जाती है ये किसके तहत दी जाती है? ये एजुकेशन स्कॉलरशिप है, एजुकेशन स्कॉलरशिप, ताकि जो पिछड़े इकोनॉमिक सेक्शन के बच्चे हैं वो भी अपनी एजुकेशन कैरी कर सके। इसकी अमाउंट कितनी है? तो ये अमाउंट है 20,000 रुपए। इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रीलिम्स के लिए, इसी साल स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द TX2 गोल वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड ड्यूरिंग द टाइगर समिट इन विच सिटी? तो अब सबसे पहले ये प्रश्न है क्यों? क्योंकि आज के पेपर में यदि आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 300 के करीब पहुंच चुकी है और ये डबल हो चुकी है। आई एम नॉट श्योर विद द नंबर 300, तो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट टाइगर की पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में डबल हो चुकी है। ठीक है, ऐसा ही कुछ टारगेट TX2 में भी बताया गया था। अब ये होता क्या है इसको मैं आपको बता देता हूं। TX2 क्या था? 2010 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहां पर हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया में हुआ था। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ था और इसके हिसाब से क्या टारगेट था कि 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन क्या हो जाए? डबल हो जाए दुनिया में। 2022 ही को क्यों सेलेक्ट किया गया था? क्योंकि ये चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से ये टाइगर ईयर माना गया था। इसी वजह से 2022 तक TX2 टारगेट के अंदर क्या होगा? टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर दी जाए और ऐसा अचीव भी हो गया है। तो ये टारगेट कहां पर सेटअप किया गया था? सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में सेटअप किया गया था। कौन से साल में? 2010 में। कब तक ये टारगेट अचीव करना था? 2022 में। इसमें इंडिया का सबसे बड़ा योगदान है और छत्तीसगढ़ में भी जो टाइगर पॉपुलेशन है वो डबल आउट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who chaired the 15th meeting of छत्तीसगढ़ स्टेट वाइल्ड लाइफ वेलफेयर बोर्ड? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट वाइल्ड लाइफ वेलफेयर बोर्ड। ये जो इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं वो रहते हैं चीफ मिनिस्टर। तो कौन होंगे? भूपेश बघेल। ये जो बॉडी है इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। ठीक है, इसके हमेशा और हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन रहेंगे? सॉरी, भूपेश बघेल मैं बोल रहा हूं, सॉरी, विष्णुदेव सहाय, भूपेश बघेल सॉरी माय बैड, विष्णुदेव सहाय होंगे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर होंगे। अब यदि आप देखते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट वाइल्ड वेलफेयर बोर्ड के बारे में, इसकी जो बॉडी की स्थापना हुई है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर हुई है। मतलब ये कैसी बॉडी होगी? ये बॉडी होगी स्टेचुअरी बॉडी। ठीक है, ये एक लॉ के द्वारा स्टैब्लिश की गई स्टेचुअरी बॉडी होगी। ठीक है, क्या काम होगा इस बॉडी का? स्टेट वाइल्ड लाइफ वेलफेयर बोर्ड, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है उनका क्या करेंगे? वेलफेयर करने में ये बॉडी हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट वॉज रिसेंटली डिक्लेयर द 4th फुली लिटरेट स्टेट? अभी के मंथ में कौन सा 4th फुली कौन सा हो? लिटरेट स्टेट। तो इसमें फिर कुछ कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है। सबसे पहले लिटरेट का मतलब क्या होता है? तो लिटरेट की डेफिनेशन यदि हम सेंसस के हिसाब से पढ़ें तो सेंसस में लिटरेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो 7 साल की उम्र से ऊपर हो, नंबर 1। ठीक है, 7 साल की उम्र से बड़ा हो। दूसरा, साथ ही साथ क्या करें? वो एबिलिटी टू रीड एंड राइट,
इन सिंपल लैंग्वेज, इन एनी वन लैंग्वेज। मतलब यदि कोई एक भी सेंटेंस पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लिटरेट बोलेंगे। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 7+ ईयर्स होनी चाहिए। अब फुली लिटरेट स्टेट का मतलब यह नहीं होता है कि 100% लिटरेसी होनी चाहिए। फुली लिटरेट का मतलब क्या होता है? यदि पॉपुलेशन में से 95% मतलब 7 साल की उम्र के बड़े लोग में से 95% से ज्यादा लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब लिटरेट की डेफिनेशन में आते हैं, तो क्या होगा? वो एक फुली लिटरेट स्टेट कहलाएगा। ठीक है। कौन कौन से स्टेट हैं? गोवा पहले ही बन चुका है, मिजोरम पहले ही बन चुका है, त्रिपुरा पहले ही बन चुका है, और अभी हिमाचल प्रदेश भी फुली लिटरेट स्टेट बन गया है। ठीक है। आपके लिए अगले साल के प्रीलिम्स जो फरवरी में होगा उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सी डेफिनेशन लिटरेसी की है। नंबर 1 लिटरेट की डेफिनेशन या लिटरेसी की डेफिनेशन, नंबर 1 फुली लिटरेट की डेफिनेशन, और कौन कौन से स्टेट जो हैं इंडिया में फुली लिटरेट स्टेट हैं। कौन कौन से स्टेट हैं? सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट्स हैं, एक है मिजोरम और दूसरा है त्रिपुरा। दूसरे नंबर पर आता है गोवा और तीसरे नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश। ये 4 फुली लिटरेट स्टेट हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, केरला अभी तक फुली लिटरेट स्टेट नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा। कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेस मानते हैं कि केरला भी फुली लिटरेट हो चुका है, बट सरकार ने अभी इसे फुली लिटरेट स्टेट नहीं डिक्लेयर किया है। ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस, एंड वी विल मीट टुमारो। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।